विदाउट टाइम वेस्ट किए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज इस चैप्टर में हम सेक्शन 3A को डील करने वाले हैं, 7 को और 8 को डील करने वाले हैं। अब ये सब सेक्शन किस बारे में हमें बताते हैं वो हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 3A, सेक्शन 3 हमें ये बताता है कि जो भी कंपनी के मेंबर होते हैं ना, वो कंपनी की लाइबिलिटी के लिए सेवरली और ज्वाइंटली दोनों तरह से लाइबल होते हैं। लेकिन सेक्शन 3 हमें वो केसेस बताता है कि कब कंपनी के मेंबर सेवरली लाइबल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट समझाती हूँ जिन केसेस में कंपनी के मेंबर सेवरली लाइबल होंगे। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये आप समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी है ना, वो लिमिटेड या अनलिमिटेड लाइबिलिटी की हो सकती है, डिपेंड करता है कंपनी का नेचर कैसा है, ठीक है। दूसरी बात, जो मेंबर हैं वो ज्वाइंटली तो लाइबल होंगे ही होंगे कंपनी के डेप्ट के लिए, लेकिन सेवरली भी लाइबल होंगे। अब सेवरली किन केसेस में लाइबल होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे देखो, हमें पता है कि पब्लिक कंपनी के केस में और प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है लिमिट है। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। जब ये मेंबर 7 से लेस देन हो जाते हैं और यहाँ पर 2 से लेस देन हो जाते हैं, यानी यहाँ पर 6, 5, 4 कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर अगर 1 मेंबर है, तो पहला केस ये बनता है कि जब भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की जो मिनिमम लिमिट है उससे मेंबर रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरा, रिड्यूस मेंबर के साथ कंपनी जो है अपने बिजनेस को रन कर रही है, ठीक है। और तीसरी बात, ये जो रिड्यूस मेंबर है ना, मतलब जो कम मेंबर है, वो क्या है, फैक्ट के बारे में कोग्निजेंट है। सबसे पहले फैक्ट ये कि कंपनी की जो मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही, और दूसरा ये से 6 मंथ तक ये लोग काम भी कर रहे हैं, कंपनी को रन कर रहे हैं। और तीसरी बात, फैक्ट से कॉग्निजेंट है। कॉग्निजेंट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, कि अवेयर है। अगर ये सब मेंबर इन 3 कंडीशन से अवेयर है, तो ये लोग जो है सेवरली भी लाइबल होंगे कंपनी के डेप्ट के लिए। ये केसेस थे जिन केसेस में मेंबर सेवरली लाइबल होंगे कंपनी के डेप्ट के लिए, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 टॉकिंग अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जितना छोटा ये नाम है ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उतना ही बड़ा प्रोसीजर है। सिर्फ कह देने से कि मैं कोई भी कंपनी बना रहा हूं काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लायंस करना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब वो कौन कौन से स्टेप है उस बारे में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, स्टेप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, किसी भी कंपनी को बनाने से पहले सबसे पहले तो आप डिटरमाइन करो कि आपकी कंपनी का नेचर कैसा है, ठीक है। डिटरमाइन करो नेचर, मतलब लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, कैसी कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द नेचर ऑफ कंपनी, एंड सेकेंड थिंग, रिजर्व करो नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी जो भी पर्सन अप्लाई करना चाहता है इस कंपनी के अंदर, आप उसका नेम रिजर्व करो। क्योंकि अगर आप कंपनी बना रहे हो, आपको एकदम से थोड़ी एम्प्लॉय मिल जाएंगे, हर चीज के लिए आप रेडी रहो। इनकॉर्पोरेट करने से पहले वो स्टेप बता रही हूँ जो इनकॉर्पोरेशन से पहले आपको फॉलो करने हैं। थर्ड थिंग जो है, यहाँ पर आप ड्राफ्ट कीजिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये दोनों टर्म्स मैंने आपको डेफिनेशन में समझाई थी, येट अगर कोई भी क्लास, कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट आज ही क्लास देख रहा है, उसने डेफिनेशन क्लास नहीं देखी, तो जस्ट ओवरव्यू। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी चलेगी कैसे, वो सब रेगुलेशंस जो हैं इसके अंदर यहाँ पे मेंशन होंगे कि कंपनी को गवर्न कैसे करना है, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ, जो भी आपने ये ड्राफ्ट बनाया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप सबमिट करोगे उस ऑफिस में जहां से आपको इनकॉर्पोरेशन की परमिशन मिलेगी, आपकी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। अब 5th नंबर पे आ जाइए। 5th नंबर पे यहाँ पर दे रखा है कि कंसेंट ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर। मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपने किसको डायरेक्टर बनाना है, तो आप क्या कीजिए, उस पर्सन की कंसेंट भी ले लीजिए। 6th स्टेप पर आइए। 6th स्टेप जो आपको फॉलो करना है, सबमिशन करना है स्टैट्यूटरी
डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस का, यानी कानूनी जो भी घोषणाएं हैं कि कौन किसी भी कंपनी को बनाने के लिए आपको कौन कौन से रेगुलेशन को कंप्लायंस करना है, तो उन सब चीजों को आप सबमिट कीजिए कि दैट यू विल कंप्लायंस ऑल द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो वहां पर भी आप क्या कीजिए, अपना सबमिशन दीजिए। 7th पॉइंट जो है यहाँ पर आप क्या कीजिए, पे कीजिए, जो भी फीस या स्टैंप ड्यूटी होती है उसको पे कीजिए। 8th नंबर पे आप क्या कीजिए, जैसे ही आप ये 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जैसे ही लास्ट स्टेप आपका फी और स्टैंप ड्यूटी का है, जैसे ही आप इसको फुलफिल करेंगे, देन यू कैन ऑब्टेन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। फिर आप क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है। और जैसे ही आपको, अभी भी आपकी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, ध्यान दीजिए, ये सब 7 स्टेप करने के बाद आपको जस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा कि यू कैन इनकॉर्पोरेट योर कंपनी, बट नॉट यू कैन रन टिल नाउ। अभी आपको एक स्टेप और फॉलो करना है, दैट इज लास्ट स्टेप 9th नंबर पे आपको क्या करना है, फाइल करनी है डिक्लेरेशन अबाउट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस की। आपका जो है रजिस्टर ऑफिस कहाँ होगा, डिक्लेयर करना है आपको एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस। ठीक है, मतलब पूरी कंपनी की सारी डिटेल आपको क्या करना है, उसका ऑफिस कहाँ होगा, उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आप उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, डायरेक्टर कौन होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जिस पर्सन का नॉमिनेशन आपने करना है, जो यहाँ पर एम्प्लॉय होगा उसका नेम आप रिजर्व करेंगे। ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने क्या किया, ये सब स्टेप फॉलो कीजिए। अब आ जाइए यहाँ पर सबसेक्शन 1 पे। सेक्शन 7 का ही सबसेक्शन 1 आपको बताता है कि फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको आपको सबमिट करना है। तो कहाँ होगा, ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में होगा। वहीं तो आप ऑब्जेक्ट बताओगे ना कि आपको ये कंपनी रजिस्टर करानी है, क्यों करानी है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या आपकी कंपनी जो है रन करेगी, किस तरह का बिजनेस करेगी। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप कहाँ दोगे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में दोगे। यहाँ आप क्या करोगे, एक एप्लीकेशन डालोगे कि मुझे अपनी कंपनी जो है रजिस्टर करानी है। जो भी रजिस्ट्रार होगा, जो उस रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रार होगा, जिसके पास जुरिस्डिक्शन होगी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की, आप उसके पास एप्लीकेशन डालेंगे। ठीक है। और देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि आपने उसको कह दिया और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। क्या होता है, जब भी आपको कोई भी कंपनी रजिस्टर करानी है तो एक परफॉर्मा जो होता है वो आपको फिल करना पड़ता है, जिसको हम फॉर्म बोलते हैं। एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्म होता है। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट रजिस्टर कराने के लिए जो फॉर्म होता है, दैट इज होता है INC 32 इस नाम से, और इसके साथ स्पाइड ये E+, ये इस नाम का एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म का नाम है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे फॉर्म आएंगे कि कौन से नंबर का फॉर्म में कौन सा परफॉर्मा है। जो INC, यहाँ पर INC को देख के बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। INC का मतलब इनकॉर्पोरेशन 32, ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म नंबर है दैट इज 32, और ये इस फॉर्म का नाम है। इस नाम से आपको फॉर्म मिलेगा, उसमें एक परफॉर्मा होगा, आपको वो सब फुलफिल करना होगा। उस फुलफिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रार के पास जो है वो अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर लगानी होगी। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी आप सुन लीजिए, लिख लीजिए। इसका मतलब है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, और यहां पर भी फ्रेंड्स आपको फी भी सबमिट करनी पड़ेगी, प्लस फी सबमिशन, फीस भी सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन के साथ साथ। और जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो सब भी इसके साथ साथ ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि हमें जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट करना पड़ेगा। वो क्या होना चाहिए, ड्यूली साइंड होना चाहिए। ड्यूली साइंड होना चाहिए क्या क्या चीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पर हमने ये तो पढ़ लिया साइन होगा। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो ड्यूली साइंड होने चाहिए बाय दी ऑल दी सब्सक्राइबर। ठीक है, जितने भी सब्सक्राइबर हैं कंपनी के ड्यूली साइंड होंगे, उनके सब्सक्राइबर के,
और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जो यहाँ पर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को यहाँ पर सबमिट करेंगे, इसके लिए अलग फॉर्म नंबर है, और वो कौन सा फॉर्म है, दैट इज INC 33। INC 32 में आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फिल करेंगे। INC 33 कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जब आप सबमिट करोगे, ये उसका फॉर्म है। उसके अंदर जितने भी सब्सक्राइबर है उन सबका साइन होना चाहिए, एटलीस्ट एक विटनेस भी होना चाहिए, और भले ही सब्सक्राइबर है, भले ही विटनेस है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका ऑक्यूपेशन, यानी इन सब की भी डिटेल आपको देनी है। कहां पर, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जब आप सबमिट करोगे, फॉर्म नंबर INC 33 के अंदर ये परफॉर्मा है, जहां पर आपको ये सारी डिटेल देनी है। उसके बाद आप एक चीज और सोचिए, यहाँ पर एक बी पॉइंट कह रहा है कि मान लो जो सब्सक्राइबर है वो इलिटरेट है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो कैसे साइन करेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर थंब इम्प्रेशन देगा, लेकिन जिसकी मौजूदगी में वो थंब इम्प्रेशन देगा वो पर्सन साइन करेगा, ठीक है, वो पर्सन साइन करेगा उसकी ऑथेंटिफिकेशन के लिए। तो साइन होगा उस पर्सन का जिसकी मौजूदगी में ये पर्सन थंब इम्प्रेशन लगाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जहां पर सब्सक्राइबर, अब यहाँ पर ये जो है ना सब्सक्राइबर की टाइप चल रही है, सबसे पहले साइन कराएंगे सब्सक्राइबर से। दूसरी बात कह रहा है सब्सक्राइबर अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो थंब इम्प्रेशन ले लीजिए। तीसरी बात यहाँ पर सी पॉइंट में कह रहा है कि जो सब्सक्राइबर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट भी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था ना, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन की हम बात करते हैं, तो बॉडी कॉर्पोरेट में भी आर्टिफिशियल पर्सन की बात होती है। तो अगर वो सब्सक्राइबर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसके भी साइन होंगे। अब बॉडी कॉर्पोरेशन को हम आर्टिफिशियल पर्सन तो बोलते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन साइन तो नहीं कर सकता ना, तो वहां पर किसके साइन होंगे, यहाँ पर साइन होंगे जो भी उस कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, या फिर ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, यानी जो भी ऑथराइज्ड है वो करेगा। उसके बाद अगर सब्सक्राइबर जो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से है, वेयर द सब्सक्राइबर इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो इट शैल बी साइंड बाय पार्टनर। तो वहां पर कौन साइन करेगा, पार्टनर साइन करेगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट यहाँ पर दे रखा है, जहां पर मान लो सब्सक्राइबर जो है वो फॉरेन कंट्री से है, जहां पर सब्सक्राइबर मान लो कोई फॉरेन नेशनल का है, फॉरेन नेशनलिटी का है और रिजाइड आउटसाइड इंडिया वो रहता है, तो वहां पर आउटसाइड इंडिया रहता है, हिज सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑन द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे, या उसकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए हमें क्या लगेगा, यहाँ पर नोटरी के साइन लगेंगे, नोटरी की स्टैंप लगेगी और नोटरी द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि जो फॉरेन नेशनलिटी का जो सब्सक्राइबर है उसकी सारी डिटेल जो क्या है वो ट्रू है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। ये सब था हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड। और यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि जहां पर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इज ए फॉरेन नेशनल रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया लेकिन विजिट इंडिया, यहाँ पर देखो ई पॉइंट में हमें दे रखा है जो भी सब्सक्राइबर है वो फॉरेन नेशनलिटी का है, तो उसके साइन को, उसकी डिटेल को हम क्या करेंगे, नोटरी से अटेस्टेड कराएंगे। नोटरी अपना साइन स्टैंप लगाएगा और नोटरी एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ट्रू है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर सब्सक्राइबर का जो प्रोविजन है उसमें भी ये दे रखा है कि जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम है वो भी फॉरेन नेशनलिटी का तो है लेकिन आउटसाइड इंडिया रहता है, लेकिन विजिट करता रहता है इंडिया में, क्योंकि उसकी इंटेंशन है इंडिया के अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की, और उस केस में उसको कंपनी बनाने के लिए अलो तभी किया जाएगा अगर उस पर्सन के पास वैलिड बिजनेस वीजा है तो, ठीक है। अगर उस पर्सन के पास वैलिड बिजनेस वीजा है तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और अगर वीजा नहीं है, ठीक है, तो अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजन दे रखा है कि मान लो हमने कहा कि जो फॉरेन नेशन का है ना उसको वैलिड वीजा होना चाहिए तभी उसको बिजनेस करने देंगे, लेकिन यहाँ पर एक टर्म दे रखी है कि ओवरसीज सिटीजन,
कि ओवरसीज सिटीजन होगा ना तो उसके लिए वीजा की भी जरूरत नहीं है। अब ये ओवरसीज सिटीजन क्या होता है फ्रेंड्स? ओवरसीज सिटीजन का मतलब होता है कि जो पर्सन जो है पूरी तरह से भारतीय नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर्सन को भारत के अंदर कुछ स्पेशल जो है राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? ये हमारा था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का जो बेसिक डिटेल थी। पहले कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, फिर उसको रजिस्टर कैसे कराना है। रजिस्टर कराने के लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ेगा। किस किस के साइन चाहिए होंगे, किस किस तरह से चाहिए होंगे, क्या बाहर का फॉरेनर भी कोई इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ये सारी डिटेल मैंने आपको सेक्शन 3 में और सेक्शन 7 के सब क्लॉज 1 में ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, आगे भी हम इनकॉर्पोरेशन से ही रिलेटेड प्रोविजन को पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिए। बिल्कुल एक एक लाइन में आपको समझा रही हूँ। सबसे पहली बात कह रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस बाय प्रोफेशनल एंड डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। कहते हैं कि एक डिक्लेरेशन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक डिक्लेरेशन दी जाएगी। किसकी तरफ से एक डिक्लेरेशन दी जाएगी? किसकी तरफ से? कि जो भी कंपनी का डायरेक्टर है या फिर कोई भी मैनेजर है, सेक्रेटरी है, वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि जितनी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की रिक्वायरमेंट थी हमने वो सारी फुलफिल कर दी है। और वो फुलफिल कौन सी हमें करनी थी? यहाँ पर आ गया नेक्स्ट फोन नंबर INC 8। तो INC 8 का मतलब क्या है? नेक्स्ट जो इनकॉर्पोरेशन 8 फॉर्म नंबर है, यहाँ पर इस फॉर्म नंबर में सारी रिक्वायरमेंट लिखी है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। तो मैनेजर, डायरेक्टर, ये जो है सेक्रेटरी है, वो डिक्लेरेशन देंगे कि इस फॉर्म के तहत जो भी परफॉर्मर था सारी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दी है। ठीक है, और एक ये भी कहेंगे कि हम जो कर दी है और अदरवाइज हम इसको फॉलो भी करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी एडवोकेट है, CA है, CS है, ठीक है, सभी क्या होंगे? एंगेज होंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में। एंड अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ये सब पर्सन यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डिक्लेरेशन कर सकते हैं। दूसरी भी डिक्लेरेशन है, लेकिन दूसरी डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? यहाँ पर दूसरी डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये सब्सक्राइबर क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं? टू द मेमोरेंडम में एंड पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्शन, डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर एंड जिसका नेम है मेमोरेंडम में दैट इज फर्स्ट डायरेक्टर। अब ये क्या डिक्लेरेशन दे रहे हैं इस बारे में समझते हैं। ये डिक्लेरेशन INC 9 यानी फॉर्म नंबर 8 का जो परफॉर्मा है उसके तहत दे रहे हैं कि जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी फर्स्ट डायरेक्टर है, जिसका नाम मेमोरेंडम में है, वो ये कह रहा है कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के लिए वो क्या कर रहा है? जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं रजिस्ट्रार के पास कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, सभी के अंदर इंफॉर्मेशन जो है दैट इज करेक्ट है, ठीक है, कंप्लीट है और ट्रू है। करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। ये घोषणा कर रहे हैं कि भाई जो जो चीजें, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए, सभी करेक्ट है, कंप्लीट है और ट्रू है। दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहा है टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, और ना ही वो कभी कन्विक्ट हुए हैं किसी ऑफेंस में, ये भी ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि उनका कभी कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। दूसरा, ना ही उन्होंने कभी भी कोई फ्रॉड किया है। ठीक है, मतलब वो कभी भी गिल्टी फाउंड नहीं हुए, कभी उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, कभी उन्होंने किसी भी कंपनी में ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया। ये डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? ये कौन दे रहा है? सब्सक्राइबर दे रहे हैं। ब्रीच ऑफ ड्यूटी इन्होंने कभी नहीं किया। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि जब भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और हम क्या करेंगे? एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस देंगे। मतलब जब तक कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस फिक्स नहीं हो जाता उसके बदले दिया गया जो भी एड्रेस होगा दैट इज एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस माना जाएगा। और यहाँ पर जो अगली बात दे रखी है कि जो हमने फर्स्ट डायरेक्टर की बात की है या फिर हमने सब्सक्राइबर की बात की है जिनका नाम मेमोरेंडम में होगा, तो क्या सिर्फ नाम ही सफिशिएंट है? नहीं, नाम के साथ साथ कुछ और पर्टिकुलर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, कुछ और पर्टिकुलर्स हमें ऐड करने पड़ेंगे इसके डायरेक्टर के नाम पे और सब्सक्राइबर के नाम के साथ। वो क्या क्या होंगे? यहाँ पर हम डालेंगे उनका नेम क्या है, नेम विद सरनेम होना चाहिए, उनकी फैमिली का नेम डालेंगे, उसके बाद एक हम डालेंगे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर,
यानी जिसका नाम होगा ना मेमोरेंडम में फर्स्ट डायरेक्टर का, इसको एक DIN दिया जाएगा। DIN का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक और टर्म आएगी आपके पास DIR, इसका मतलब होता है डायरेक्टर। INC दैट इज इनकॉर्पोरेशन, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी, उसका इंटरेस्ट इन अदर फॉर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट अलोंग विद कंसेंट हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर डायरेक्टर के हम पर्टिकुलर्स डालेंगे ना, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी फैमिली कौन सी है, उसका सरनेम क्या है, उसका जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ये सब कैसे डालेंगे, किस फॉर्म के अकॉर्डिंग डालेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट फोन नंबर फॉर्म आ रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्टर के पर्टिकुलर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर फॉर्म भी DIR2 नाम से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म नंबर क्या है? DIR2 नाम से हम डायरेक्टर के पर्टिकुलर्स को डालेंगे यहाँ पर। और इसके अंदर साथ साथ जो ये मेमोरेंडम के अंदर जो सब्सक्राइबर का नाम होगा, उसके अंदर भी हम सब्सक्राइबर का नेम, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, रिसेंट फोटोग्राफ क्या है, उसकी कैसी है, एड्रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पैन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये सब बेसिक डिटेल जो है यहाँ पर बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी हुई है। आप उसको देख सकते हो, मुझे एक एक चीज को यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप ये समझिए, अगर हम एज पर कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 के रूल नंबर 12 की बात करें, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेट एज निधि, अगर कंपनी बीइंग इनकॉर्पोरेट एज निधि, अब यहाँ पर जो निधि है ना, ये किसी का नाम नहीं है, ध्यान रहे। निधि का मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसी पब्लिक कंपनी जो अपने मेंबर से ही डिपॉजिट लेती है और उन्हीं को ही लोन देती है। कहता है कि अगर मान लो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है एज निधि, तो क्या होगा? तो डिक्लेरेशन जो दी जाएगी बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट दी जाएगी अंडर सेक्शन 406 ऑफ दी कंपनीज एक्ट। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है एज निधि, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन होगी वो कौन देगा? यहाँ पर डिक्लेरेशन जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी अंडर सेक्शन 406 ऑफ दिस एक्ट। और निधि का मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जो अपने ही मेंबर से डिपॉजिट लेती है और उन्हीं को ही क्या करती है? लोन देती है। समझ में आ गई बात? यहां तक बहुत इजी। उसके बाद क्या होगा? अब आपने रजिस्ट्रार को जो जो रिक्वायरमेंट थी आपने सारी चीजें उसको दे दी, सारे कंटेंट, सारे पर्टिकुलर, सारी इंफॉर्मेशन, सारे फॉर्म जो भी परफॉर्मा था सब फुलफिल कर दिया। अब कौन सा स्टेप आ गया? अब आगे जाएगा यहाँ पर इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। अब क्या होगा? आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाएगा और जो सर्टिफिकेट होगा वो किस फॉर्म में होगा? दैट इज INC 11 फॉर्म नंबर की फॉर्म में वो सर्टिफिकेट होगा। तो इस नंबर के फॉर्म में कौन सा सर्टिफिकेट होगा? इशुएंस का सर्टिफिकेट। इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट किस चीज का? आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है, वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके नोट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है उसका परफॉर्मा भी दे रखा है कि सर्टिफिकेट के अंदर कंपनी का नेम होता है, किस दिन इशू किया है, उसकी डेट होती है। उसके बाद यहाँ पर एक दे रखा है CIN नंबर। CIN नंबर का मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर और सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार विद सील होगा। ठीक है, और यही जो रजिस्ट्रेशन होगा ये एविडेंस होगा कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ठीक है, अब आ गया, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये है, एक बात और है कि अब आप इतने सारे काम करोगे, कंपनी आपने डिटरमाइन किया कि मुझे कैसी कंपनी बनानी है, क्या मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट है, क्या स्कोप है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब सबसे ध्यान रखने वाली बात दैट इज आप क्या करेंगे? मेंटेनेंस करेंगे सभी कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट की और सभी इंफॉर्मेशन की जो रेलिवेंट है आपकी कंपनी के लिए। ठीक है, यानी आप सारे जो भी आपने ये जितने भी स्टेप आपने फॉलो किए ना, कहाँ पे आपने कौन सा फॉर्म नंबर भरा, उसके बदले आपको जो है कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्स मिला, वो सारे फॉर्म जो भरे उनके बदले में जो आपको डॉक्यूमेंट मिला, सभी कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको मेंटेन कीजिए टिल द डिसोल्यूशन ऑफ योर कंपनी। जब तक आपकी कंपनी
डिसोल्यूशन की स्टेज पर नहीं आ जाती तब तक आप उसको मेंटेन करके रखिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इफ अब आप ये सारे काम कर रहे हैं ना, इस सब में क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। मतलब सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट देनी है, कोई भी आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी। अगर आप कोई भी फर्निश करते हो फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सप्रेशन का मतलब होता है छुपाना, किसी रेलिवेंट फैक्ट को आप छुपाते हैं, ठीक है, तो उस दौरान यानी इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के दौरान अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो सेक्शन 44, 47 को याद कर लीजिए। इस सेक्शन के अंदर आपको पनिशमेंट दी जाएगी और आप कंपनी की इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में फ्रॉड कर रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या किसी भी रेलिवेंट फैक्ट को आप छुपा रहे हैं, तो भले ही छोटा सा सेक्शन है जिसके अंदर आपको पनिश किया जा रहा है 447, लेकिन जो इसकी पनिशमेंट है फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पेनल्टी, वो पेनल्टी के बारे में भी डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी ही देर में। उसके बाद आप आ जाइए, ये जो है 447 में आपको पनिश किया जाएगा और कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर है यानी जो भी यहाँ पर इंक्वायरी या जो भी यहाँ पर प्रोसेस चलेगी तो वो कहाँ चलेगी, NCLT में, जिसको क्या बोलेंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि इसके पास जो है पूरी जो है यहाँ पर दे रखा है कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देने से, फ्रॉडुलेंट एक्शन से, NCLT यहाँ पर अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि यस आपने ये सब किया है तो वो कोई भी ऑर्डर पास करेगा। किस किस तरह का ऑर्डर पास कर सकता है, एक तो वो क्या कहेगा कि रेगुलेट करो मैनेजमेंट को, दूसरा वो कह सकता है कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड होनी चाहिए, तीसरा वो क्या कह सकता है कंपनी के नेम को रिमूव कर सकता है, फोर्थ कंपनी को बंद करने का भी ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, एक प्रोविजो है कि जो जो आदेश NCLT वाले सुनाएंगे आपके फ्रॉडुलेंट के केस में, तो उस केस में उन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको भी सुना जाएगा, कंपनी को भी सुना जाएगा। कंपनी अपने पक्ष में क्या कह रही है, कंपनी अपने डिफेंस में क्या कह रही है, तो कंपनी का डिफेंस भी सुना जाएगा, उसको जो है कंसिडरेशन में लिया जाएगा। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या जो है इसके बदले आपकी पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिए NCLT जो है ये भी 1 जून 2016 को कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 1 जून 2016 को, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है इसको क्वाजी जुडिशियल जो है बॉडी कहा जाता है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी इसको कहा जाता है NCLT को। अब आ जाइए सेक्शन 8 पर। सेक्शन 8 जो है ये हमें बताता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। अब सारी जितनी भी कंपनियां बन रही हैं, जरूरी तो नहीं सारी ही प्रॉफिट के लिए बन रही हैं, कोई कोई कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए भी बनती है, चैरिटेबल या सोशल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने 2 कंपनी के नेम भी दे रखे हैं कि ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का इनको लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाइए, अब कौन इशू कर सकता है एंड गेट द लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 सब क्लॉज 1, यानी अगर आपकी चैरिटेबल जो है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट की कंपनी है तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा सेक्शन 8 के सब क्लॉज 1 के अंदर। अब सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो अथॉरिटी होगी दैट इज कौन होगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जो कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनाई जा रही है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट एक जो है सर्टिफिकेट इशू करेगी, एक लाइसेंस इशू करेगी इफ इट इज प्रूव दैट सेटिस्फैक्शन की ये जो पर्सन है एसोसिएशन ऑफ कंपनी है ये रजिस्टर हो रही है अंडर दिस एक्ट और एक लिमिटेड कंपनी है, तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लाइसेंस इशू कर देगी, उसकी कंपनी को अप्रूवल मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ये जो चैरिटेबल कंपनियां हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रमोट करना, किसको, कॉमर्स को, आर्ट को, साइंस को, सोशल को, ठीक है, और इंटेंट टू अप्लाई प्रॉफिट और अदर इनकम, और उस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में जो भी इनकम होगी वो वैलिड इनकम होगी, ठीक है, उस पर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं होगी। और इंटेंट टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, उसके जो भी मेंबर है उनको कोई भी जो प्रॉफिट है वो उनको अलग से यहाँ पर शेयर नहीं किया जाएगा, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा।
ऐसी कंपनी को भी रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर लाइसेंस ग्रांट करने के बाद सेक्शन 8 के अंदर ही यहाँ पर आप इस कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। यानी चैरिटेबल कंपनी के लिए सबसे पहले हमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा कि हम बना सकते हैं या नहीं। बनाने के बाद वही सारी प्रोसेस जो एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉलो करनी पड़ती है वो सब आपको करनी पड़ेगी। वही रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, वही INC 32 फॉर्म नंबर है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सारी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट को देने के बाद आप ये सब कर सकते हैं, अपनी चैरिटेबल कंपनी को भी रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर दे रखा है कि अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। अब आपने कंपनी तो बना ली, अब आपको लग रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ना कुछ अल्टर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपने इसमें जो है आप वो जो है अल्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरी तरह की कंपनी में, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट 2014 के जो भी रूल्स हैं उसके रूल नंबर 21 एंड 22 को फॉलो करने के बाद आप अपनी कंपनी को किसी अदर कंपनी में भी जो है वहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, भाई क्यों आप ये सब करना चाहते हैं। तीसरा यहाँ पर दे रखा है कि कंपनी एक एप्लीकेशन फाइल करेगी, फॉर्म नंबर होगा वहां पर। जब आप कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में चेंज कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए, फॉर्म नंबर INC 32, और अगर कंपनी को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर INC फॉर्म नंबर 18, इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको रीजनल डायरेक्टर को ये जो है एप्लीकेशन देनी होगी। किसको देनी होगी? रीजनल डायरेक्टर को ये एप्लीकेशन देनी होगी। और इसके साथ साथ फीस भी लगानी पड़ेगी। सर्टिफिकेट की ट्रू कॉपी, जो आपने पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा रखा है उसके बदले जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उसकी आपको ट्रू ओरिजिनल कॉपी भी लगानी पड़ेगी। और ऑल्सो यहाँ पर प्रूफ ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस भी सर्व किया जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट और हैंड डिलीवरी। मतलब आपने ये जो फॉर्म भरा, ये अप्लाई किया, इसका आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आपने जो है यहाँ पर नोटिस सर्व किया है रजिस्टर पोस्ट के जरिए या हैंड डिलीवरी के जरिए। और ये जो नोटिस आप देंगे किस किस को देंगे? चीफ कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स को देंगे, जिसके जुरिस्डिक्शन होगी कंपनी के ऊपर जब आप कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर चैरिटी कमिश्नर है, CS को भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। द कंपनी क्या करेगी? विद इन ए वीक फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द, यानी जब कंपनी अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना चाहती है, रीजनल डायरेक्टर के पास वो अपनी एप्लीकेशन भेजेगी। जैसे ही रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन मिलेगी, विद इन 1 वीक, क्या है विद इन 1 वीक रजिस्टर जो क्या कर देगा, यहाँ पर पब्लिश कर देंगे नोटिस, अपने ही खर्चे पे कॉपी ऑफ नोटिस को पब्लिश कर दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? अब ये कैसे पब्लिश किया जाएगा? या तो आप इसको रोजमर्रा का जो न्यूज़पेपर होता है उसमें डलवा देंगे, ठीक है। दूसरा, कंपनी की वेबसाइट पर डाल देंगे कि आपकी कंपनी जो है अब कन्वर्ट हो चुकी है दूसरी कंपनी में। द कंपनी शुड, तो जो हम ये पढ़ रहे थे ना कि नोटिस को पब्लिश किया जाएगा, उसको फिर न्यूज़पेपर के जरिए या फिर कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। जो हम ये बात कर रहे थे यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ कंपनी की, यानी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन को भी पब्लिश कराया जाएगा। इसके साथ ही आपको ना इससे पहले एक स्टेप और फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कंपनी के कन्वर्जन के लिए जब आप रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन लगाएंगे तो उससे पहले जो भी आपकी कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट है या एनुअल रिटर्न्स है वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ वो जब कंप्लीट हो जाएंगे, अगर रीजनल डायरेक्टर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या करेगा, आपको अप्रूविंग द कन्वर्जन का ऑर्डर दे देगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर रीजनल डायरेक्टर आपके कन्वर्जन को रिजेक्ट कर देता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कंपनी को सुनेगा, कंपनी के भी पक्ष को सुनेगा, कंपनी का डिफेंस क्या है उसको सुनेगा, उसके बाद वो उस पर डिसीजन लेगा। और अगर कंपनी के पक्ष को सुनने के बाद उसको फिर से लगता है कि कंपनी को जो है अप्रूवल दे देना चाहिए तो इशू द फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ
को इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाएगा। इसके बाद आप रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस को समझिए। अब कंपनी को लाइसेंस दे दिया चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन कंपनी को जैसे ही लाइसेंस मिला उसने अपना ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। तो वहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी जिस ऑब्जेक्ट से जो है स्टार्ट की गई थी उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा, तो उसके लाइसेंस को रिवोक कर लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी किसको, रीजनल डायरेक्टर को, कि यहां पर इस कंपनी का जो है लाइसेंस रिवोक किया जाए। कब, किन केसेस में, अगर कंपनी जो है कॉन्ट्रावेन कर रही है, जो उसका ऑब्जेक्ट है उससे जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, कंडीशन थी, उसको फुलफिल नहीं कर रही। दूसरा, जो भी कंपनी के अफेयर है उनको फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किया जा रहा है, वॉयलेशन किया जा रहा है कंपनी के ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और यहाँ पर जो है पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो भी क्या हो रहा है, सफर हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर कर देगी डेलीगेट रीजनल डायरेक्टर को, किस चीज की, रेवोकेशन की पावर को, ठीक है। और यहाँ पर जब लाइसेंस को रिवोक कर लिया जाएगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है तो कंपनी को बंद भी कर सकती है। उसकी जो भी एक्सेस एसेट्स है, यानी जो भी कंपनी की संपत्ति है, या तो दूसरी कंपनी, रजिस्टर कंपनी को दे देगी जिसका सेम ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर सेल कर दिया जाएगा, या फिर कंपनी को मर्ज कर दिया जाएगा। मर्ज के लिए यहाँ पर जो टर्म है दैट इज अमलगेमेटेड, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मर्ज मतलब किसी और दूसरी कंपनी में मिला देना जिसका सेम ही ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेक्शन 447 छोटा सा नंबर है, लेकिन इसके अंदर पनिशमेंट बहुत बड़ी है, क्योंकि कंपनी की बात है, कंपनी के फ्रॉड की बात है। अगर कंपनी के साथ कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करता है, अपना ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रावेंट करता है, ठीक है, तो वहां पर यहाँ पर 2 केसेस दे रखे हैं, 2 तरह के ऑफेंस दे रखे हैं। सेक्शन 8 के अंदर ही पनिशमेंट आ रही है, ध्यान रहे। तो पहला क्लोज क्या कहता है, कंपनी अगर कोई भी डिफॉल्ट करती है, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करने में, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को रन करने की रिक्वायरमेंट है, उसको अगर कॉन्ट्रावेंट करती है तो 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी है वो फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो वहां पर भी 25,000 से लेकर 25 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कंपनी लॉ की क्लास। आई थिंक इससे इजी हो ही नहीं सकता। एक बार सुन भर लीजिए क्लास को, नहीं देखने का टाइम, कानों में ईयरफोन लगाइए, जस्ट सुन लीजिए। अगर फोकस है सुनेंगे तो एक बार में ही सुनते ही आपको याद हो जाएगी। आई होप क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं। प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपके कमेंट को एड्रेस करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।